नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने, हिजाब विवाद और हलाल मीट के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राजनीति करने के लिए देश में गलत माहौल बनाया जा रहा है और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर ने कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होंगे। अगर बाकी जगहों पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो सकते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमारे मजहब में लिखा है कि हमें हलाल मीट खाना है, तो आप इस पर क्यों रोक लगा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मंदिरों और गुरुद्वारों में भी माइक लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ हमारा मजहब खटकता है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच नफरत डाली जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने समझौता किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने उस हिंदुस्तान के साथ समझौता किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा और हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी को दबाया जाएगा। उन्होंने बेहद कड़े अंदाज में कहा कि अगर हमें ये पता होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। उन्होंने कहा कि हम भाईचारे की बात करते हैं और हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर किसका नियंत्रण हो और इस मुद्दे को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सिविल सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर याचिका दायर की है। इससे पहले दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया भारत को दिल्ली की नज़र से देखती है। वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण यानी कि ईडब्ल्यूएस की ऊपरी सीमा के रूप में 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा के मानदंड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मई के दूसरे हफ्ते के लिए सूचीबद्ध किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने बेंच जस्टिस DY चंद्रचूड़ और बेला M त्रिवेदी से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया, क्योंकि अगली नीट PG परीक्षा 23 मई को निर्धारित है और परिणाम 30 मई को घोषित किए जाएंगे। वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे 1 हफ्ते बाद रख सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा AG पेरारी विलन की माफ़ी याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। इसने कहा कि जब उस याचिका के मामले में तमिलनाडु के मंत्री परिषद ने अपनी सिफारिश पहले ही भेज दी थी, तब राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास क्यों भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक सही मिसाल नहीं होगी और ये प्रथम दृष्टया संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय ढांचे पर हमला है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की, ये एक बुरी मिसाल कायम करता है, ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मंत्रिपरिषद तय नहीं कर सकता तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति को भेज देंगे। न्यायमूर्ति L नागेश्वर और न्यायमूर्ति BR गवई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों में से एक AG पेरारी विलन की माफ़ी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार पेरारी विलन ने 6 सितंबर 2018 को राज्यपाल के समक्ष अपनी क्षमा याचिका दी थी। गुजरात कांग्रेस पार्टी के युवा नेता एवं कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के पिता भरत भाई पटेल की आज प्रथम पुण्यतिथि पर उनके यहां प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे। इसी बीच हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष हूं, मैं कांग्रेस में ही हूं, मुझे तो पार्टी से बस काम चाहिए, काम मिलेगा तो मैं 110 की स्पीड से काम करूँगा। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है, हार्दिक ने कहा अगर नहीं किया गया तो हम इसे करेंगे और आप सोच सकते हैं कि ये आज हल हो गया है। आज उन्होंने एक कदम उठाया है, इसलिए हम एक दूसरे से बात करके इसे सुलझा लेंगे। वहीं इस दौरान गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाना है और इसमें हार्दिक पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हार्दिक के पार्टी के भीतर नाखुशी व्यक्त करने वाले बयानों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हार्दिक भविष्य हैं और एक पार्टी का अविभाज्य हिस्सा हैं, वो कांग्रेस का मजबूत स्तंभ हैं, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष होंगे। बताया जा रहा है कि अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने यह बदलाव किए हैं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। सचिन पायलट कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे और उस दौरान उन्होंने अपनी ये मांग उनके सामने रखी थी।
एनडीटीवी के मुताबिक सचिन पायलट ने सोनिया गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा से भी कहा कि अगर पार्टी को राजस्थान की सत्ता में वापसी करनी है तो बिना देर किए मुख्यमंत्री बदलना होगा, वरना हाल पंजाब जैसा हो सकता है जहां चुनाव से कुछ महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बता दें, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की सचिन पायलट की मांग कोई नई नहीं है। साल 2020 में पायलट अपने समर्थकों के साथ गुड़गांव के मानेसर में स्थित एक रिजॉर्ट में आ गए थे और तब कई दिनों तक पायलट और गहलोत के समर्थकों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चली थी। बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर पर हिंदी को लेकर छिड़े विवाद के बीच अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का भी बयान आया है। उनका भी बयान विपक्षी दलों के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व एचडी कुमारस्वामी से मेल खाता है। उन्होंने किच्चा सुदीप के बयान को सही ठहराया है। बता दें, किच्चा सुदीप ने कर्नाटक तक के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कहा था, हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है। उनके इस बयान पर अजय देवगन ने ट्वीट किया, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। इसके बाद दोनों अभिनेताओं के बीच बहस हुई और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी टिप्पणियां भी आने लगी। राजनेताओं के भी बयान आए। कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, एक राष्ट्र, एक कर, एक भाषा और एक सरकार के बीजेपी के हिंदी राष्ट्रवाद के मुखपत्र के रूप में अजय देवगन ने बकवास किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी किच्चा के समर्थन में बोला और हिंदी को राष्ट्रभाषा होने के दावे का विरोध किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने खुद को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच गुरुवार को साफ किया कि वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती हैं और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। मायावती ने कहा कि मैं फिर से उत्तर प्रदेश का सीएम या पीएम बनने का सपना देख सकती हूं, लेकिन देश के राष्ट्रपति का नहीं। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। सपा मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रही है ताकि यूपी सीएम पद के लिए उनका रास्ता साफ हो सके। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। दरअसल बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती की पार्टी ने दलित वोट बीजेपी में ट्रांसफर करा दिए हैं, अब मायावती को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर गुरुवार को मायावती को सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के साथ ही विकास के कई कामों का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने दिफू में एक बड़ी रैली भी की। रैली में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से पूर्वोत्तर में मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं और विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्बी आंगलोंग या दूसरे जनजातीय क्षेत्रों में सरकार विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम और कभी गोली की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन आज तालियां गूंज रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण सरकार ने अब सपा को पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। उन्होंने इस दौरान बोडो अकॉर्ड और कार्बी आंगलोंग समझौते का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने एक ट्वीट कर लाउड स्पीकर विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और खासतौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के योगी सरकार के फैसले के लिए मैं उन्हें पूरे दिल से बधाई देता हूं और उनके इस फैसले पर पूरी तरह उनके साथ हूं। दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, हमारे यहाँ हैं तो सिर्फ भोगी। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, यही हमारी प्रार्थना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।